नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी 28 की बारी शुरू हुई तैयारी। जी हाँ, 2028 के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने लगता अभी से कमर कस ली है। दोनों ही अपने अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी के मुखिया बनते ही हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब प्रदेश भर का दौरा करने जा रहे हैं। इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि अगले महीने वो जिला अध्यक्षों की घोषणा कर देगी, यानी दोनों तरफ से तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस तैयारी का फायदा 2028 में किसे मिलेगा और कांग्रेस का संगठन बीजेपी के संगठन को कितनी टक्कर दे पाएगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। दो 2028 की हो रही तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। भले ही 2028 के चुनाव को लेकर अभी समय हो, लेकिन इसकी तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है। प्रदेश बीजेपी की कमान संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल एक्टिव मोड पे नजर आ रहे हैं। पहली ही बैठक में उन्होंने जहां कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, तो अब वो प्रदेश भर का दौरा कर संगठन को 2028 के चुनाव के लिए तैयार करेंगे। 17 जुलाई को ग्वालियर से दौरे का आगाज होगा। ग्वालियर रीजन में पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए खंडेलवाल नेताओं से चर्चा करेंगे, तो 19 जुलाई को जबलपुर में संभागीय बैठक लेंगे। इतना ही नहीं, हेमंत की नई टीम भी जल्द तैयार होने जा रही है, जिसमें फुल टाइमर कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलने की चर्चा है। तो साथ ही कहा जा रहा है कि सांसद विधायकों के साथ ही पार्ट टाइमर्स को नई कार्यकारिणी से दूर रखा जाएगा। हालांकि इस तैयारी पर बीजेपी का क्या तर्क है, वो जान लीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार मध्य प्रदेश के एक सघन दौरे का अभियान बना रखा है और लगातार इस प्रकार की चीज़ें संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की दृष्टि को लेकर के, तमाम भौगोलिक अंचलों में पहुंच करके वहां पे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा ऊर्जा और गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ लगातार इस प्रकार से रूटीन में भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ें चलती रहती हैं और हम देखेंगे कि इसके परिणाम भी बहुत सार्थक देखने को मिलेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जिन भी अंचलों में जा रहे हैं वहाँ पर उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। इधर बीजेपी ने अपनी तैयारी को तेज किया, तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस में जल्द जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि अगस्त में जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ जाएंगे और पार्टी में मौजूद स्लीपर सेल पर भी कार्रवाई होगी, यानी अगले महीने तक जीतू पटवारी भी 2028 की टीम लेकर बीजेपी को टक्कर देने मैदान में नजर आएंगे। निश्चित तौर पर 15 तारीख उसमें ड्यू डेट थी कि 15 तारीख से ये सब होगा और 15 और 30 के बीच में अध्यक्ष गुजरात की तर्ज पर घोषित कर दिए जाएंगे और 15 अगस्त को ये जितने भी अध्यक्ष बनेंगे अलग जिलों के, ये झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा। 2023 की तुलना में इस बार बीजेपी और कांग्रेस बदली हुई दिख रही है। ऊपर से नीचे तक संगठन में कई बड़े बदलाव दोनों तरफ से हुए हैं। लिहाजा दोनों दल अब 2028 की जंग के लिए अपने अपने योद्धाओं को तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि अब किसके योद्धा किस पर भारी पड़ेंगे, आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर कितनी जोरदार होगी, ये तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन अहम सवाल ये है कि प्रदेश की जनता की नब्ज समझने में किसकी टीम कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था, बीजेपी में नई ऋतु आ गई है हेमंत, और ये सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। तो अब हेमंत ऋतु पूरे प्रदेश में घूम रही है, कैसे देखा जाए इसको? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि एकदम अननोन चेहरे हैं या संगठन की समझ नहीं है, लेकिन उतनी स्वीकार्यता नहीं है जितनी होना चाहिए, इसलिए। और इन दौरों का पार्टी को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष महोदय दोनों नए हैं, यानी एक को 1.5 साल का अनुभव है और एक को अनुभव लेना बाकी है प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका का। संगठन में काम करने का अनुभव सभी को हो सकता है। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस में भी दोनों नए हैं, तो इसका मतलब अब की बार चौसर अच्छी जमने वाली है, क्योंकि जो जनता को नीचे तक जानते और जनता भीतर तक जानती है जिसे,
वो दोनों नेता दोनों ही पक्ष तरफ नहीं है। और एक थोड़ा सा एक को अच्छी खासी हार का अनुभव है लोकसभा में, और एक को अभी जीत की तैयारी करनी है। हाँ, तो ये जो है, तो ये भी एक पक्ष है। तो इसलिए दोनों तरफ से नए नेतृत्व है। अब उसमें एक और संतुलन की बात, यदि तुलनात्मक रूप से संतुलन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी अपने छत्रप कह सकते हैं, सेना नायक कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं उनको, कि भाई जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से ही उनके पास जिला अध्यक्ष है और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए काम की इमीडिएट स्टेयरिंग पर बैठ करके चलने जैसी स्थिति बन जाती है हेमंत खंडेलवाल जी के पास। और इधर जो है जीतू पटवारी साहब के सामने वही है कि अपनी नई टीम तैयार करो, फिर कौन किसके विश्वसनीय है, मेरे साथ कितना काम कर पाएगी और नहीं कर पाएगी, ये परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से रहेंगी। कमलनाथ जी ने जब पार्टी छोड़ी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा, तब उन्होंने जीतू पटवारी जी के सामने एक प्लेन जो है कागज के रूप में रखा था कि भाई आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ थे मेरे गुट के थे, इससे पहले थे उसके गुट के थे। लेकिन यहाँ जब बीडी शर्मा जी ने एक चलती हुई पार्टी को छोड़ा और ऐसे काम की गतिशीलता को छोड़ा कि कार्यकर्ता ये है कि अच्छा ये तो ड्राइविंग सीट पर जो है लपक करके बैठ करके और उसी स्पीड को बरकरार रखने की चुनौती है जी। तो ये दोनों चीजों के बारे में मैंने जो मेरे ध्यान में था मैंने कहा जी। रही 2028 की बात, तो 2028 का जो चुनाव है इस बार का, वो सामान्य चुनाव नहीं होने वाला। उसका कारण 2-3 कारण मैं देखता हूं। सबसे पहला कारण तो ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कार्यकर्ता को निराश करती थी। कार्यकर्ता के बारे में ज्यादा बातें करने लग गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता में उत्साह आएगा या वो नाराजगी बरकरार रहेगी, ये हम 1.5 साल में देख लेंगे। पहले कार्यकर्ता नाराज हो जाता था लेकिन जनता समर्थन करती थी, क्योंकि वो शिवराज जी को, बीडी शर्मा जी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को, ये जो संगठन का काम देखने वाले लोग थे, इनके प्रति इंप्रेस थी, प्रभावित थी। लेकिन अभी ये दोनों के दोनों नए चेहरे हैं, ये कितना जनता को प्रभावित करे। देखिए, सभा कर लेना और सभा के अंदर लोगों की जय जयकार करवा लेना एक अलग विषय है, लेकिन जनता का रिएक्शन क्या आ रहा है। आप शिवराज जी को देखिए, आज भी जनता का रिएक्शन आता है। मोहन यादव जी के लिए धीरे धीरे रिएक्शन आना शुरू हुआ है। शुरुआती दौर में शिवराज जी के लिए भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने एक छवि बनाई, एक पेड़ बनाई, मेहनत की, तो हो सकता है कि अब जो कह रहा आप 1.5 साल में समझ में आएगा। हाँ, ये ठीक है, आपके द्वारा यही कहा जाना चाहिए, क्योंकि आप बड़ा सा चैनल संचालित करते हैं, तो इसलिए नहीं, मैं तो आपसे भी जानना चाह रहा हूँ ना। मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए मोहन यादव जी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं, और शिवराज जी की पकड़ जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं में थी, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, लोगों को याद करना, ये कौन है, ये समझने में अभी इनको समय लग रहा है। तो जो धीरे धीरे ये कवर कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले ऐसे समझदार तो है ही कि वो ये जानते हैं कि ये आदमी कितना जल्दी कैच कर लेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही अप्रत्याशित होने वाला चुनाव है जी। इसलिए 2028 की तैयारी में कांग्रेस जो कर रही है वो बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, क्योंकि उसको अपन अब हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि पहले क्या था कि जनता में आकर्षित करने वाली डायलॉग्स जाते थे और लाडली बहना जैसा दाव आपने चल दिया। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा दाव आपके पास होगा कि जनता के वोट को रोकते हुए भी बढ़ गई हो आगे। इसलिए कुल मिलाकर के ये है कि 2028 के चुनाव पर कोई भी प्रेडिक्शन देने की बजाय हम सब लोगों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अभी ऊंट किस करवट बैठ रहा है और ऊंट चलता कैसे है। लेकिन लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना, तो हो सकता है कुछ और बहना आ जाए, कुछ और भैयाओं के लिए आ जाए 28 में। नहीं आ सकती है, क्योंकि देखिए क्या है, मुफ्तखोरी और ये जनता के को पंगु बनाने का काम तो राजनेता कर ही रहे हैं। क्योंकि बजट जो है इनके घर से तो आता नहीं है, बजट आता है हमारे और आपके टैक्स से। तो आप कितना भी बांट सकते हैं। आप इस देश में काम करने वाले लोग तैयार करना चाहते हैं या मुफ्तखोरी से जो है वोट पाने वाले लोग तैयार, वोट देने वाले लोग तैयार करना, ये आपको तय करना है। तो जो वास्तविकता है, मैं बिल्कुल कोई किसी के समर्थन में और विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं वो बात बोल रहा हूं कि यदि आप देश के अंदर काम करने वाले, रोजगार वाले, व्यवसाय वाले लोग तैयार करना चाहते हैं, तो आपको ये जो झुंझुना है और मुफ्तखोरी है, इसको रोकना पड़ेगा, कहीं तो करना पड़ेगा। ये उपलब्धि नहीं है। मैं फिर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि शिवराज जी जब देश में ये कहते हैं कि मेरे द्वारा लाई गई लाडली बहना से
देश के अंदर सरकारें बन रही है, सरकार बन रही है लेकिन सरकार का खजाना खाली हो रहा है। और जो 15 लेकिन चुनावी राजनीति तो प्रायोरिटी यही होती है ना कि बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया जाए, फिर देखा जाएगा बाद में। देखिए देश का निर्माण क्या कर रहे हैं। आज आप संपादक हैं, प्रभु जी बड़े पत्रकार हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपके यहाँ जो व्यक्ति आने वाला है वो बढ़िया खबर लिखे, बढ़िया स्टोरी लिखे, बढ़िया, यही तो चाहेंगे ना। लेकिन ऐसा तो हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो उनको महीने के पैसे दे रहे हैं, उनसे लिखवा कहा रहे हैं। तो ये जो समझने वाला बात है, इस एंगल को देर सवेर राजनीति समझेंगे, क्योंकि अभी तो दो चीजों पर खेल चल रहा है, आरक्षण जितना बांटा जाए बांटिए, और दूसरा पैसा जितना बांटा जाए बांटिए, क्योंकि ये दोनों चीजों में कोई प्रतिकार नहीं करता। अब तो ये कहने की हिम्मत नहीं बची किसी में भी कि आरक्षण की समीक्षा कर लीजिए, या क्रीमी लेयर वाला एक बार वो नतीजा भुगत चुके हैं ना बिहार में पिछली बार, तो हो सकता है इसलिए हिम्मत ना बची हो। लेकिन आपको लग रहा है कि समीक्षा, क्योंकि बिना समीक्षा के ही एक हवा बनाने के बाद हमने जो नतीजे देखे 2024 के लोकसभा के, उसके बाद तो किसी की हिम्मत बचेगी नहीं। लेकिन मनोज जी एक लाइन कहना चाहता हूँ, यदि आप समीक्षा नहीं करेंगे तो इस देश को ऐसे ही पागल राजनेता मिलेंगे जो उदित राज बोल रहे हैं कि जो है अंतरिक्ष में भी आप आरक्षण वाले भेज देते हैं ओबीसी, ये तो ऐसे ही पागल मिलेंगे आपको जो है देश के महत्व को नहीं समझते, विषय के महत्व को नहीं समझते, और अपनी राजनीति जमाने के लिए जनता को और साथियों को गुमराह कर रहे हैं। आपको ऐसे नेता मिलेंगे फिर बाद में, तो यही पौध पैदा करना है तो आप करिए, उसमें कौन रोक सकता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा भी ना, यथा राजा तथा प्रजा, उसी टाइप की स्थिति है। लेकिन प्रभु जी, जो शर्मा जी ने कहा, लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं अभी कि दोनों के सामने एक नई चुनौती है। एक जीतू पटवारी के सामने टीम बनानी जिलाध्यक्षों की, और दिल्ली में बैठक हो चुकी, और जिस प्रकार के दौरे कर रहे हैं हेमंत खंडेलवाल, क्योंकि पूरा प्रदेश नापना उनकी जरूरी है, कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात भी जरूरी, क्योंकि चुनाव में वक्त है, लेकिन 2 साल का चुनाव में नगरीय निकाय में भी वक्त है। तो फिलहाल तो यही सबसे अच्छा वक्त है कि तब तक संगठन को पूरा मथ लिया जाए, पूरा प्रदेश नाप दिया जाए। देखिए, हेमंत खंडेलवाल को एक पका पकाया संगठन मिला है, पूरी तरह तैयार संगठन मिला है, जिलों की टीमें थी। शर्मा जी ने भी अच्छे से उसको विस्तार से बताया भी है। अब वो जो है, चूंकि वो कार्यकर्ता थे, वो लीडर नहीं थे हेमंत खंडेलवाल कायदे से, पार्टी के लीडरशिप वाली भूमिका पे नहीं थे। तो अब उन जो पुराने नेता जो लीडरशिप तैयार करके गए हैं नीचे की, और जो कार्यकर्ता है नीचे जिलों के, उन तक उनको अपनी पहचान बनाना, वो खुद उसलिए पहुंच रहे हैं वो कि मैं अध्यक्ष हूँ, अब मुझे जानिए आप वाली स्थिति है ये वहाँ पे, कि आपने जो है मुझे दूर से देखा, एक कार्यकर्ता के तौर पर देखा, अब मेरा ये नया कलेवर देखिए अध्यक्ष के तौर पर, वो बताने की कोशिश यहाँ पे दिख रही है, जिसके तहत वो दौरे कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी करने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे जिलों में। आप जिलाध्यक्षों की यही प्रदेश कार्य समिति बुलाकर जिलाध्यक्षों से भी मिल सकते थे, लेकिन आप दौरे करने जा रहे हैं तो अपने आप को स्वाभाविक तौर पर पार्टी का लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही, वो यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि प्रभात झा आए थे तो उनने भी यही काम किया था शुरू में, उनने भी जो है दौरे किए थे, उन्हें जो है अलग अलग क्षेत्रीय मुख्यालय बना लिए थे अपने कुछ आदिवासी क्षेत्रों में, कि पूरे प्रदेश में 3 क्षेत्रों में उन्हें बना लिए थे कि सब जगह वो लगातार जाते रहें, तो इससे लोगों से संपर्क बढ़ता रहे। तो ये अभी संपर्क बढ़ाने का दौर है इनका, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी बहुत सीमित दायरे में काम करने वाले नेता रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर हैं, वो जो भी टास्क दिया जाता है उसको करते रहे। अपनी तरफ से उन्हें कोई ऐसा लीडरशिप स्किल नहीं दिखाया कि वो उनकी पूरे प्रदेश में एक आभा मंडल या छवि बन जाए, तो वो कोशिश यहाँ पर उनकी है। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस में संगठन बनाए चाहे ना बनाए, कांग्रेस की तो रीति नीति भीड़ तंत्र की है। कांग्रेस में इस तरीके की कोई अनिवार्यता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह कि आप जो है जिलों के जरिए सब कुछ होना है और जिलाध्यक्षी करेंगे, फिर वो संभाग प्रभारी करेंगे, फिर प्रदेश की टीम करेगी। वहाँ तो टिकट भी अलग तरीके से बढ़ते हैं, वहाँ के चुनाव भी अलग तरीके से लड़े जाते हैं। कांग्रेस के नेता जो कैंडिडेट होता है वो अपनी टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरता है। तो कांग्रेस का नेचर अलग है, उनका कलेवर अलग है, इसलिए कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। वो जिलाध्यक्ष जब बनाना हो बना लें। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन वो अभी तक वो ऐसा नहीं बना पाए अपनी टीम, तो निश्चित तौर पर उनको जरूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन हाँ, जीतू पटवारी जो कर रहे हैं, अपनी टीम बनाने में उनको 100 दिन से ज्यादा का लगभग वक्त लग गया। सुरेश शर्मा जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ कि जो है जीतू पटवारी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगला चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है मध्य प्रदेश का, कांटे का मुकाबला हम इसमें कह सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर इस बार नहीं होंगे जो पिछले चुनाव में थे, इस बार कुछ नए समीकरणों के साथ चुनाव होने जा रहा है, तो मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। और उस लिहाज से जो है हेमंत खंडेलवाल की चुनौती भी काफ़ी बड़ी है कि उनको जो है संगठन को उस गति पर रखना है जिस गति पर वी.डी. शर्मा छोड़ कर गए हैं।
तो इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है बनिस्बत कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है वो लगातार कर रही है। उनको कुछ नहीं करना है, सरकार की गलतियां उजागर करनी है, उनको जेलों में आंदोलन करना है, उसमें ही जनता उनके साथ जो धीरे धीरे जुड़ाव होने लगेगा, क्योंकि अब बार बार उसी चीज़ को कहते रहेंगे लगातार अलग अलग जिलों में जाकर लोगों तक कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, ये गड़बड़ियां हैं, ये गलत हो रहा है, ये प्रताड़ित किया जा रहा है, या पुलिस का ये कार्रवाई हो रही है, तो वो असर करेगी और आदमी को वो दिख भी रहा है। मनोज जी, आप ये देखिए, यदि मैं इसको भोपाल से उदाहरण देकर समझाऊं, आप ये देखिए कि भोपाल में ट्रैफिक पुलिस, भोपाल के MP 04 के बाहर की हर गाड़ी में उनको लगता है कि इसमें डकैत, तस्कर और बदमाश छुपे हुए हैं। हर गाड़ी को हर चौराहे पे रोका जाता है, जहां जहां ट्रैफिक पॉइंट बने हुए हैं, जहां से वो गाड़ी गुजरती है, हर जगह उसको रोक के चेक किया जाता है। अब चेक करने के नाम पे कैसा चेक हो रहा होगा वो जाने, और वो पुलिस वाले जाने जो चेक कर रहे हैं। तो हम भी देख रहे हैं ना, लेकिन ये आम आदमी पर ये चीजें असर डालती हैं। आम आदमी इनसे कोरिलेट करता है। जब कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं तो वो अपने साथ जो घटनाक्रम हुआ है उन सारी चीज़ों को देखकर तो अपना एक धीरे धीरे अपना मन बनाना शुरुआत कर देता है। तो वो सारी चीज़ें कांग्रेस के फेवर की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और निश्चित तौर पर लाडली बहना जैसी जो योजना है अब दोबारा संभव नहीं कि इतनी ऐसी करिश्माई योजना आ जाए इतनी जल्दी। तभी हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि 3000 कर देंगे, क्योंकि करें क्या, 3000 कर दें, 5000 कर दें, उसका फायदा कितनों को मिल रहा है आप ये देखिए। क्या हर महिला को मिल रहा है? क्या हर उसको तक जा रहा है? आज की तारीख में 27 लाख को सारी चीजें हैं। और पहली बार जब योजना शुरू हुई थी तो ये कहा गया था कि इसमें उम्र के जैसे जैसे उसके पात्र होंगी महिलाएं वो शामिल होती चली जाएंगी। पात्र होने वाले तो संख्या बढ़ती जा रही है और उसकी जो लाडली बहनों की संख्या भी घटती चली जा रही है। बिल्कुल, जो 60 के पार है वो तो रोज कम होती जा रही है शर्त के हिसाब से। तो ऐसी उसकी कुछ कमजोरियां हैं उस योजना की, जिसकी वजह से इसका वो अब असर नहीं होने वाला है जो होगा, क्योंकि अब चुनावी साल में देंगे तो फिर उनको भी ये लगेगा कि सरकार। फिर हम देखते हैं कि एक स्कीम का फायदा एक ही चुनाव मिलता है। चाहे हम दिल्ली की योजना देख लें कि मुफ्त अनाज हो, शौचालय हो, मकान हो, एक बार लाभ मिल गया आपको, दोबारा में आपको 240 पे छोड़ दिया पब्लिक ने तीसरी बार में। जी बिल्कुल, तो ये स्थितियां यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे मतलब चाहे सरकार के स्तर पे हो चाहे संगठन के स्तर पे हो, बीजेपी को रिटेन करना है। बीजेपी को के सामने चुनौती ये है कि पिछले बार विधानसभा में दी 163 सीटें लाए थे तो उससे ज्यादा जाएं। लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में बीजेपी 29 से ज्यादा तो ला ही नहीं सकती है, क्योंकि सीटें ही 29 हैं। अब बीजेपी को वहां बढ़ जाए तो बात, यदि बीजेपी को वहां पे रुकना है कि 29 की 29 रिटेन करे या फिर घटेगी हो, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। तो बीजेपी के लिए चुनौती यहाँ पर खासी कड़ी यहाँ पे दिखाई। और विधानसभा में भी 160 पार भी एक चुनौती है। लेकिन ब्रजेश जी एक और हम बात देखते हैं, जैसे हम PC शर्मा को ही सुन रहे थे कि गुजरात की तर्ज पर अध्यक्षों की घोषणा होगी, कभी होता है कि छिंदवाड़ा की तर्ज पर प्रदेश का विकास होगा, दमोह की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे, अब गुजरात की तर्ज पर अध्यक्ष घोषित होंगे। तो वहाँ तो एक चुनाव हारने के बाद अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, शक्ति गोहिल ने। तो हमारे यहाँ तो 29 के बाद भी ये नहीं हुआ। तो ये जो सारी तर्ज हैं, तो क्या बीजेपी की तर्ज पर जो बात हो रही संगठन बनाने की, संघ की तर्ज पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की, तो उस तर्ज पर कांग्रेस काम करती नजर आएगी? देख मनोज जी, उसके लिए कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। कांग्रेस वैसा संगठन नहीं है कि आप उसको बीजेपी और संघ से तुलना करें। संघ किस तरह से लोग कार्यकर्ताओं को गढ़ता है, बीजेपी किस तरह से कार्यकर्ताओं को कहाँ किस स्तर पर उसकी गणना करती है, गढ़ती है, उसको किस तरह से वहाँ पे ले जाती है। लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा है? कांग्रेस में तो आज जाए आदमी, यदि उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको राजनीति का, वो जाके राहुल गांधी से टिकट ला सकता है। ये कांग्रेस की अलग नीति। क्या बीजेपी में ऐसे कोई टिकट ला सकता है आज की परिस्थितियों में? मुझे लगता है मुश्किल है थोड़ा। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी की तुलना नहीं की जा सकती। 2028 की हम बात कर रहे हैं। 2028 में जैसे अभी हम PC शर्मा की आप जिक्र कर रहे थे, दमोह का जिक्र किया आपने, दमोह उपचुनाव जीते करना है, दमोह मॉडल है, छिंदवाड़ा मॉडल आ गया, तो उनके मॉडल चलते रहते हैं। अभी वो विदिशा को मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो PC शर्मा ने नारा नहीं दिया था जुमला की स्लीपर सेल है, उसकी पहचान भी बाकी है। हाँ, उसकी पहचान भी बाकी है। तो ये क्या है कि मीडिया में आने के लिए कुछ भी बोलना है कांग्रेस के लिए तो बोल देते हैं। अब वो विदिशा को मॉडल बनाना चाहते हैं। किस तरह से बना रहा है? पिछली बार उनके प्रदेश प्रभारी गए कि वहाँ पे हम एक नए संगठन गढ़ के आएंगे, ऐसा संगठन पूरे प्रदेश के हर जिले में करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे। पता नहीं क्या करके आए हैं वहाँ पे, क्या ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पूरी कांग्रेस की गणना करके गठन करके आ गए? क्या कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। अभी गए थे विदिशा कि वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर गंजवासौदा शमशाबाद, हाँ, गंजवासौदा शमशाबाद में जाके वो गणना करेंगे, देखेंगे कि वोटर लिस्ट में कितने फर्जीवाड़े हैं, कितने वोटर सही है कि नहीं है, गलत है। तो वो तो कांग्रेस में है। उन्होंने
मीडिया में खबर आ जाती है तो जीतू पटवारी कहने लगते हैं कि मेरे यहाँ 70,000 फर्जी हैं। तो भैया 70,000 फर्जी थे तो आप अपने यहाँ से कर लेते, आप बता देते कि 10,000 फर्जी हैं, 5,000 फर्जी हैं। आपने वहाँ तो की नहीं, विदिशा चलेगा वहाँ की 2 विधानसभा क्षेत्र में। तो कांग्रेस में कहने का अलग है, करने का अलग है। करता कोई नहीं है वहाँ पे, जिसको टिकट मिलना है वही मेहनत करता है। और 2028 की जो हम बात कर रहे हैं, 2028 में तुलना की जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की जी, लेकिन 2028 दूसरी दूर की कौड़ी है। अभी आप बताइए, एक मुद्दे पर चुनाव की धारा बदल जाती है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना पिछली बार आई, इससे पहले हम देख रहे हैं कर्ज माफी का एक मुद्दा आया था, कांग्रेस की तरफ चली गई थी, लेकिन पूरी उतनी उसकी सीटें नहीं आ पाई थी कि वो पूरे 5 साल सरकार चला सकें। तो आप देखिए, एक मुद्दा हो सकता है ऐसा ही कोई मुद्दा कांग्रेस के हाथ लग जाए, हो सकता है कि कोई मुद्दा ऐसा आ जाए बीजेपी के लिए वो लकी साबित हो जाए और जो हम 163 की बात कर रहे हैं इससे ऊपर भी निकल जाए या सरकार में बना दे। तो अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगा 2028 में। अभी दोनों ही नेताओं को देखना पड़ेगा। कांग्रेस अपन जो पहले कांग्रेस का ढर्रा था 6 महीने पहले, लेकिन फिलहाल तो यही गोल तो उनका 2028 ही है, 2028 परिस्थिति जो भी हो। कांग्रेस जो है पहले से तेज चल रही है, इसमें कह सकते हैं हम। पहले कांग्रेस आंदोलन कब करती थी? 6 महीने पहले जागृत होती, एकजुटता दिखती थी उनमें। अब तो वैसी गुटबाजी नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस में सक्रियता भी वैसी दिख रही है, अध्यक्ष भी उनके सक्रिय हैं, कोई ना कोई वो आंदोलन कर ही रहे हैं, कार्यक्रम कर ही रहे हैं, मुद्दे उठा ही रहे हैं। बीजेपी में भी है, आप देखिए बीजेपी में भी सक्रियता लगातार बनती रहती है। अध्यक्ष कोई भी आए, चाहे इससे पहले आए थे अध्यक्ष, वो इतने लोकप्रिय थे क्या? आए, लेकिन वो लोकप्रिय होगा अपने काम की दम पे। प्रभात झा ने अपनी छाप छोड़ी, नंदू भैया ने अपनी छाप छोड़ी, एक आध दो को छोड़ दिया जाए कि जिनके लिए कम समय मिला, चाहे राकेश सिंह की बात करें। बाकी बीजेपी संगठन ऐसा है, जैसे ही आपको नेतृत्व मिलता है, लीडरशिप मिलती है, आप पूरा संगठन पीछे खड़ा हो जाता है और आप एक लीडर की तरह पहचान आपकी बन जाती है, आपकी स्वीकारोक्ति हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में वो समस्या है कि नए अध्यक्ष हैं, क्योंकि संगठन एक काम कर रहा है, एक सिस्टम बना हुआ है उनका, तो सिस्टम के अनुसार काम होता है। अध्यक्ष तो उसका एक भाग होता है, आप कह सकते हो उनके हाथ में नेतृत्व है, लेकिन क्या सब कुछ अध्यक्ष ही करता है क्या? ये आप भी जानते हो बेहतर तरीके से, शर्मा जी भी जानते हैं। एक रणनीति बनती है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसका अमल कराना अध्यक्ष को होता है, वो उसमें कुछ ऐड कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष मध्य प्रदेश का अलग धारा में बह रहा है, यूपी का अलग में बह रहा है, छत्तीसगढ़ में अलग में बह रहा है, गुजरात में अलग में बह रहा है। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी का एक अपना सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी अभी भी प्लस में है उसमें कि 2028 में, क्योंकि पूरा एक सिस्टम बना है, संगठन मध्य प्रदेश का मजबूत है, उसको और बी डी शर्मा और मजबूती दे गए। इससे पहले प्रभात झा ने भी जिस तरह से मजबूती दी, तो अब उसको आगे बढ़ाना है। तो मजबूत संगठन है, उसको आप बेहतर तरीके से और मजबूत कर सकते हो। कमजोर तो कोई अध्यक्ष आ जाएगा तो नहीं कर सकता ना, संगठन मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की बात हम करें तो वहां पे आपको शुरू से ही मजबूत करने की दिशा में काम करना, तो वहां आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर आप मुकाबले में आते हुए नजर आएंगे। जी शर्मा जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वो तो उस समय की बात निकल गई, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस समय जो है बीजेपी पर्ची और चिट्ठी। हम तो 28 की बात कर रहे हैं, आप तो 5 मिनट पहले का कह रहे हैं, निकल गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय बीजेपी जो है वो पर्ची और चिट्ठी की पार्टी हो गई है। वास्तव में केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूरे देश की निगरानी कर रहा है और वो चिट्ठियां जो भेजता उसके आधार पर यह काम होता। पर मैं वो समय प्रभु जी बोल रहे थे तो मैं ये कहना चाह रहा था जी कि आप पैसा 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, वो एक बात है, लेकिन आपको जो इनमें से महिलाएं छांटना पड़ेंगी, जैसे लखपति दीदी और आज ये जो इस तरह से छांट रहे हैं, आपको व्यवसाय की तरफ डाइवर्ट करने के लिए उन महिलाओं को एकमुश्त मदद करके और घरेलू व्यापार या क्षेत्रीय व्यापार संबंधी बातें करके और इस लिस्ट में छटनी करना पड़ेगी। तो आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। लेकिन संकट वही है ना शर्मा जी कि वही लाडली बहना में है, वही मुख्यमंत्री कन्यादान में है, वही ड्रोन दीदी बन रही है, वही जो किसान सम्मान निधि में भी है कई सारी जगह, वही जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सब्सिडी में भी है। अर्थव्यवस्था के बारे में समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में सारे देश भर के राज्यों के सामने ये विषम परिस्थिति आने वाली है। आप 5वीं अर्थव्यवस्था, तीसरी, दूसरी जो बनना हो बन जाइए, लेकिन धरातल पर आप उतने ही कमजोर रहोगे क्योंकि आपके पास कड़ियां जुड़ी हुई नहीं है। श्रीलंका बन जाएंगे आखिरी में, श्रीलंका बन जाए। हाँ, हो सकता है, ये भी कोई मतलब बुरा उदाहरण नहीं है बड़ा, लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो 28 की बारी, शुरू हुई तैयारी, और राजनीतिक चल तो हमेशा तैयारियों में रहते हैं, क्योंकि इस देश में चुनाव ऐसे हैं जो हर 5 साल में नहीं होते, पूरे 5 साल चुनाव चलते ही रहते हैं। कभी सरपंच का देख लीजिए, कभी पार्षद का है, महापौर का है, विधायक का है, सांसद का, या दूसरे और चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मूल चुनाव है, जिसके लिए सत्ता का जो संघर्ष जिसके लिए करना है, वो 28 में होना, और उसके पहले दोनों दल अपनी अपनी तैयारी करते हुए फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा उसमें लंबा खासा वक्त है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।